बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के आज के इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती अलका दास जी, विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति श्री विराज सागर दास जी, समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिनका मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके श्रीवास्तव जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर एससी शर्मा जी, विश्वविद्यालय की उपाध्यक्ष सुश्री सोनाक्षी दास जी, कोषाध्यक्ष श्री आर के अग्रवाल जी, कुल सचिव डॉक्टर सुधर्मा सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, अभिभावकगण, छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं के प्रति, उनके अभिभावकों के प्रति अपनी बधाई देता हूं और इस अवसर पर जिस महान विभूति के नाम से ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास जी की स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के रचनाकार पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास जी की स्मृति को भी नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का ये समारोह केवल एक दीक्षांत समारोह का जो औपचारिकता है, पास आउट बैच मात्र नहीं है, बल्कि इंडियाज ट्रांसफॉर्मिंग जनरेशन का एक उदाहरण भी है। और इसके लिए जो छात्र छात्राएं यहां से अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके विजनरी लीडरशिप में आने वाले समय में हमारा भारत या हमारा प्रदेश एक नई गति प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जब हम दीक्षांत समारोह की बात करते हैं, दीक्षांत समारोह भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का जो समावर्तन समारोह होता था, उसी का आज परिवर्तित रूप है।
ये परिवर्तित रूप की जब हम चर्चा करते हैं, बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने आते हैं। भारत की प्राचीन परंपरा में जब अपनी शिक्षा पूरी करके कोई स्नातक अपने गुरुकुल से बाहर निकलता था, तो कुलगुरु के द्वारा जो उसे दीक्षा उपदेश दिया जाता था, यानी शिक्षा पूरी करने के उपरांत, तो वह इन्हीं शब्दों के साथ में कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी जीवन में सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना, किसी भी अच्छे कार्य के लिए कभी प्रमाद न करना, हमेशा अच्छे कार्य के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव ईमानदार बने रह करके उसका अनुपालन करना और अपने जीवन में सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करना, यानी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव का भाव, ये संस्कार हमारे मन में सदैव बना रहना चाहिए। भारत का कोई स्नातक जब अपनी शिक्षा पूरी करके अपने गुरुकुल से बाहर निकलता था, इस भाव से ओतप्रोत होकर के जब निकलता था, तब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित पाता था। भारत तब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। हम जो करते थे दुनिया उसका अनुसरण करती थी, लेकिन जब हमने दुनिया का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया तो हमारी ताकत भी उसी प्रकार से कम होती गई, और आज भारत की स्थिति क्या है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह एक प्रश्न हम सबके सामने सदैव बना रहना चाहिए, और इसीलिए कृतज्ञता का भाव हमारे मन में हमेशा होना चाहिए, हमारी पहचान बननी चाहिए। विश्वविद्यालय जिस विभूति के नाम पे स्थापित हुआ, बाबू बनारसी दास, यह देश का एक जाना पहचाना नाम, जिनका जीवन संघर्षों से तपा था। देश की आजादी के लिए हमें कुछ करना है, और इसके लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। देश की आजादी के प्रति उनके मन में जो जज्बा था, उस जज्बे के साथ जुड़ करके देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने देश के अंदर काम किया। अग्रिम पंक्ति में लड़कर के उस अभियान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश कैसा बनना चाहिए, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उत्तर प्रदेश की वर्तमान जिन भी कार्य योजनाओं को हम आगे बढ़ाने में सफल होते हैं, उनमें कहीं न कहीं भाव इन्हीं विभूतियों के छुपे होते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में उस समय सोचा था। आज उसे मूर्त रूप देने का सौभाग्य हम सबको उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। अपने उन विभूतियों के प्रति जिनके नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव हमारे अंतःकरण में हो। और दूसरा, जिस महापुरुष ने इतना बड़ा संस्थान अपने पूर्वजों की स्मृति को समर्पित करते हुए
आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ते हुए यह संस्थान प्रदेश की राजधानी में दिया। स्वर्गीय अखिलेश दास जी, उनके प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि का भाव और श्रद्धा का भाव हमारे मन में होना चाहिए। स्वर्गीय अखिलेश दास जी ने केवल शिक्षा के लिए नहीं, स्पोर्ट्स के साथ भी संस्थान को जोड़ा था। आज आप देख रहे होंगे नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने जो दूरी तय की है, एक लंबी छलांग लगाने के लिए दुनिया के अंदर भारत आज जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ आगे बढ़ा है, वो हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है। आप सोचिए कि 2011 में विश्वविद्यालय बनने के बाद से ही विश्वविद्यालय ने अपनी न केवल एकेडमिक एक्टिविटीज को बल्कि उसके साथ स्पोर्ट्स को भी जोड़ते हुए यहां पर एक साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आज तो स्वयं प्रधानमंत्री जी देश के अंदर इसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से 2014 में पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया। फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से लोगों को स्पोर्ट्स के लिए कुछ समय देने के लिए कार्यक्रम के लिए उसे तैयार किया। सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भी खेलकूद के प्रति लोगों के मन में एक भाव पैदा हो, इसके लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। और आज आप देखते होंगे स्पोर्ट्स लोगों के दिनचर्या का एक हिस्सा बनता जा रहा है और यह किसी एकेडमिक संस्थान में स्पोर्ट्स भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और उसके पास इतना भव्य स्टेडियम भी हो, बैडमिंटन एकेडमी भी हो। यह बीबीडी की एक बड़ी उपलब्धि है प्रदेशवासियों के लिए, लखनऊ वासियों के लिए। अखिलेश दास जी यूनियन कैबिनेट में जब थे तो उस समय मुझे भी सांसद के रूप में देश की संसद में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं देखता था उनके सहज और सरल व्यवहार को, विकास के प्रति उनके मन में एक उदग्र भाव को, शिक्षा के प्रति, समाज सेवा के प्रति उनके मन में जो एक सकारात्मक भाव था वह हम सबको तब भी देखने को मिलता था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उन भावों को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति श्री विराज सागर दास और उनकी पूरी टीम अपने संस्थापकों के उस विजन को मूर्त रूप देकर के उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और अब केवल यह एक रूटीन के डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान नहीं बल्कि भारत की और वर्ल्ड यानी ग्लोबल इमर्जिंग सेंटर के रूप में, उस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक नए हब के रूप में बीबीडी को स्थापित करने की दिशा में उनके द्वारा एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दुनिया तकनीक को तेजी के साथ अपना रही है। इसमें हम अपने आप को रोक नहीं सकते। याद रखना, दुनिया जहां जा रही है, हमें दुनिया से 10 कदम आगे की सोच लेकर के जब हम चलेंगे तब दुनिया हमारा अनुगमन करने के लिए मजबूर होगी। हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते।
आपने पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास की यात्रा को देखा है। भारत की जो विकास यात्रा पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर देखने को मिल रही है, इस विकास यात्रा को जिसका आज दुनिया भी उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को मजबूर करती है कि हां, हमें इसको अंगीकार करना ही होगा, और हर भारतवासी भी जिस पर गौरव की अनुभूति आज के दिन पे कर सकता है, वह सबसे पहले परसेप्शन 14 के पहले और 14 के बाद कितना परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिला है। लोगों में जो हताशा थी, निराशा थी, उसे आशा और उत्साह में भरने का काम 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। हर एक क्षेत्र में भारत ने एक नई छलांग लगाई है। आप याद करिए, आपके सामने 2014 से ही जब भारत ने यानी छोटे छोटे प्रयोग करके दुनिया को बताया कि इसके परिणाम क्या होने जा रहे हैं। लोगों को पहले लगता था कि एक केवल टाइम पास करने का एक माध्यम होगा, लेकिन जब उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए, तब मोदी जी ने कहा कि हर गरीब के बैंक में अकाउंट होने चाहिए, तो लोगों ने प्रश्न किया कि 15 लाख कहां हैं। आप याद करिए, जिनकी नकारात्मक दृष्टि होती है वे नकारात्मक स्वर बोलते हैं, जिनको कुछ नहीं करना होता है हर सकारात्मक कदम का वे विरोध करते हैं। और उन्होंने प्रश्न करने शुरू किए थे। मोदी जी ने उसकी चिंता किए बगैर हर गरीब के बैंक में अकाउंट खुलवाए, जो पहले एक मील की कौड़ी थी, बहुत कठिन था, नहीं हो सकता था, नहीं हो पाता था, क्योंकि कोई भी गरीब बैंक में जाता था तो बैंक उससे सबसे पहले एक अकाउंट खोलने के लिए 1000 रुपए की मांग करता था। उसके पास नहीं होता था। मोदी जी ने कहा 0 बैलेंस पे अकाउंट खोल दो। फिर उसके अकाउंट में कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई कि अभी कभी उसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको देंगे। और फिर उन्होंने देश के अंदर डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ा करके आज डीबीटी के माध्यम से शासन की सभी योजनाएं बिना किसी कट के सीधे गरीब के खाते में जब जा रही है, तो देश के अंदर 50 करोड़ परिवार सीधे सीधे उन योजनाओं के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। यानी भ्रष्टाचार पर कितना बड़ा प्रहार है। सब कुछ डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ गया है। लोगों को किसी को समझ ही में नहीं आता था कि बैंक में गरीब का खाता खोलकर क्या होगा। उसमें भ्रष्टाचार पहले होता था, और जिसके बारे में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बार बार भी कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं लेकिन गरीब के पास 15 पैसा पहुंच पाता है, बाकी पैसा बीच में गायब हो जाता है। यह उनकी चिंता थी। तब तकनीक के प्रति इतनी जागरूकता नहीं, लेकिन उस समय किया गया। आज हमारे पास डिजिटल इंडिया मिशन है। युवाओं के लिए पीएम स्टार्टअप की स्कीम है, पीएम स्टैंडअप की स्कीम है। और जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के साये में जी रही थी, दुनिया की सुपर पावर भी इस महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत अपने यहां बेहतर कोविड प्रबंधन के साथ ही भारत न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपने यहां लॉन्च कर रहा था। याद करिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक परंपरागत डिग्री को नहीं, जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया मिशन की घोषणा की, पीएम स्टार्टअप की स्कीम जो देश के अंदर लागू की थी,
पीएम स्टैंड अप की स्कीम लागू की थी, पीएम मुद्रा की स्कीम जो लागू की थी, इन सबको जोड़ करके कैसे हम अपने यूथ की उन आकांक्षाओं को नया पंख लगा सकते हैं, इस दृष्टि से मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने केवल यही नहीं किया, उन्होंने कहा हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलना है। आप सोचिए, भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है। देश के अंदर अगर आप देखेंगे, हमारी 56% आबादी ऐसी है जो वर्कफोर्स है, जो कामकाजी है, उसके लिए कार्य चाहिए, उसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, उसके अपने सपने हैं। उन सपनों को उड़ान चाहिए और इसके लिए हमारे संस्थानों को तैयार होना है। और इसके लिए मोदी जी ने वे तमाम स्कीम तो दी, लेकिन साथ साथ उन्होंने 2020 में जब कोविड जैसी महामारी के सामने दुनिया पस्त थी, तब उन्होंने भारत को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी, जिसमें स्केल को स्किल के साथ जोड़ते हुए भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी स्किल पावर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक नए महत्वपूर्ण कदम को आगे बढ़ाया था। और स्केल और स्किल के इस बेहतरीन समन्वय का केंद्र बिंदु लखनऊ में अगर है तो वह बीबीडी यूनिवर्सिटी उसमें से एक है। इसमें हम सबको उसका एक समन्वित रूप यहां पर देखना चाहिए। हमें उस दिशा में आगे कार्य करना होगा। आज आप देख रहे होंगे हर एक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल यह एक टेक्नोक्रेट के लिए ही नहीं, डेंटल साइंसेज में भी उसका क्या उपयोग हो सकता है, लॉ में उसका उपयोग कैसे हम कर सकते हैं, मैनेजमेंट में एआई का उपयोग कैसे हो सकता है, हमारे डे टू डे के कार्यों में एक पत्र भी ड्राफ्ट करना है तो एआई आपके लिए उपयोगी हो सकता है, बहुत उपयोगी हो सकता है। और मुझे लगता है यह आज की आवश्यकता है। लेकिन याद रखना, वह आपके द्वारा ही संचालित हो, आप उसके द्वारा संचालित न हो। कोई भी तकनीक होनी चाहिए वो मनुष्य के द्वारा ही संचालित होनी चाहिए। मनुष्य उसके द्वारा संचालित न होने लग जाए, उस खतरे से हमें अभी बचने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा रोबोटिक में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। उसमें हमारे स्तर पर भी कुछ कार्य होने चाहिए। हमारे यहां जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारा इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, उसे भी इस दिशा में नए प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। उस दिशा में अपने आप को तैयार करना होगा। जो प्रोजेक्ट वर्क मिले हम उस दिशा में प्रयास करें। हमारी यहां की आवश्यकता क्या है, यहां के युवाओं की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां के श्रमिकों की, यहां के अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की। क्या हम रोबोटिक का उपयोग करते हुए जो अभी भी ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों के माध्यम से अक्सर हमें जनहानि देखने को मिलती है, क्या उस जनहानि को रोकने के लिए हम रोबोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं? और हो सकता है, जैसे आप देखते होंगे अक्सर सीवर के मेन होल की सफाई करते हुए
जब कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य वहां जाता है, कोई सफाई कर्मी वहां जाता है, अक्सर वहां पर रिसने वाली अमोनिया और मीथेन गैस की चपेट में आता है और दम तोड़ देता है। अनह्यूमन भी है। एक मनुष्य सीवर की सफाई करने के लिए जाए, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ भी होता है। क्या आप पैसे से किसी व्यक्ति की जिंदगी को वापस कर सकते हैं? कभी नहीं। हम तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, रोबोट उसमें एक योगदान दे सकता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी आवश्यकता क्या है, हम उसके अनुरूप रोबोट को तैयार करते हुए और उस सीवर लाइन को और मेन होल को सफाई करने में उसका उपयोग करेंगे। जनहानि भी रुकेगी, कार्य आसानी से भी होगा और साथ साथ हम लोगों को एक बेहतर, यानी जिसे आप ईज ऑफ लिविंग कह सकते हैं, इस लक्ष्य को प्रदान करने में हम भी अपने स्तर पर उसे योगदान दे सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने बैन कर रखा है, या सामान्य रूप से हम लोग दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं, हम वहां के नियम कानून को मानते हैं और नियम कानून को इस रूप में मानते हैं दोनों प्रकार से। ट्रैफिक सेंस की दृष्टि से भी मानते हैं। ट्रैफिक के लिए अगर रेड लाइट आ गई तो हम वहां गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं। बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट पहनते हैं, फोर व्हीलर में है सीट बेल्ट बांधते हैं। लेकिन अपने देश में हम बाइक से जाएंगे तो हेलमेट नहीं पहनेंगे, फोर व्हीलर में जाएंगे तो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। रेड लाइट आएगी तो एक प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन पहले रेड लाइट का उल्लंघन करेगा। ये जो प्रतिस्पर्धा का भाव है, ये नकारात्मक भाव है। हम दुनिया के अंदर कानून मानते, अपने देश के अंदर कानून नहीं मानते। हम जाएंगे विश्वविद्यालय परिसर में हैं और विश्वविद्यालय परिसर में रह करके हमने कुछ भी खाया और उसके रेपर को हम सड़क पे फेंकते हैं। कहीं डस्टबिन होगा वहां डाल सकते हैं, नहीं है तो अपनी जेब में रख करके जब डस्टबिन आएगा तब डाल सकते हैं। लेकिन एक सिविक सेंस वहां पे हमारा लुप्त हो जाता है। हम अपनी धुन में इतने मस्त रहते हैं कि जहां मर जाती वहां कूड़ा फेंक देते हैं। और हर एक कार्य की जिम्मेदारी, ये केवल संस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, घर में भी यही होता है। घर में भी हम यही कार्य करते हैं। घर के अंदर भी जहां तहां फेंकते हैं और बाकी कुछ बच जाता है तो घर का कूड़ा सड़क में फेंक देते हैं। और हमें मानते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आएगा, सफाई कर्मी आएगा, वो अपने आप उठा देगा। हमारी सिटी क्या साफ रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। मैं आश्चर्यचकित था, लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी। लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा, वह भी भंग हो रहा है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल ये फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है। भाई इतना बोल करके छोड़ देना। ये स्थितियां हैं और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा संस्थान हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़े